क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 27 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के वो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बनने वाले हैं 48वें नंबर के। कौन है जानेंगे। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल और संबद्ध पेशेवर आयोग विधेयक 2021 यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल 2021। एलाइड है मतलब जितने भी डॉक्टर के अलावा जितनी भी चीज़ों से संबंधित डायग्नोस्टिक हो, ट्रीटमेंट हो, कंपाउंडर जो इतने भी होते हैं ना, सबके लिए है। ठीक है। और डॉक्टर सेंट्रिक जो है हेल्थ केयर की जगह मतलब टीम सेंट्रिक जो है बनाना है हेल्थ केयर को, ये इसका मूल जो है आपका उद्देश्य है। सीबीएसई की मूल्यांकन रूपरेखा नया चालू किया गया है असेसमेंट फ्रेमवर्क। खेलो इंडिया योजना का विस्तार कर दिया गया है। ठीक, अब ये 2025-26 तक चलेगा। और डबल म्यूटेंट वायरस और वेरिएंट इसका फाउंड हुआ। इसमें हम लोग ये भी जानेंगे किस किस तरीके की वैक्सीन्स होती हैं, आरएनए, एमआरएनए, डीएनए जो भी हैं, सारी की सारी। ठीक। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि आज जो है हमारा वर्ल्ड थिएटर डे है। 27 मार्च को क्या होता है? विश्व रंगमंच दिवस। ठीक। ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप और यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होगा आप लोग को 1-to-1 गाइड करने के लिए। 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है नए बनने वाले हैं। अभी कौन है? बोबड़े, शरद ए बोबड़े जी। ठीक, अब नए जो बनेंगे वो उनका क्या नाम है? जस्टिस एन.वी. रमन्ना। और ये सीनियर मोस्ट जज हैं। ठीक है, आपका सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और नेक्स्ट टॉप जज होंगे। अब ये बोबड़े जी से पूछा जाता है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा, आपका कानून मंत्रालय के द्वारा, और फिर जो है उन्हीं को बनाया जाता है। ठीक, इनके बारे में बताया गया है कैसे कैसे या क्या बने। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? ठीक, एक तो सीधे ये है कि कोई भी, ये संविधान में लिखा हुआ है कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट वो डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक, ये वाली चीज़ है। और ऑल इंडिया, आप लोग से क्वेश्चन ये है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जिसको मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 312 के अंतर्गत, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उसमें जो है ये बताइए जो लोग इसको क्लियर करेंगे इस सर्विस को, जैसे कि आईएएस होते हैं, आईपीएस होता है, वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है, तो वो कहाँ पे पोस्टेड होंगे, कहाँ के जज बनेंगे? हाई कोर्ट के जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, या डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे? ठीक, ये 3 ऑप्शन है, बताइए। और जस्टिस रमन्ना स्पेशलाइजेस कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल सर्विस और इन सब में काफ़ी इनका स्पेशलाइजेशन है। रमन्ना जो है 48th जो है आपके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले होंगे और 24 अप्रैल से चालू करेंगे अपना कार्यकाल, और ये 26 अगस्त 2022 तक बने रहेंगे। ठीक है, कार्यकाल इनका काफ़ी छोटा ही रहेगा, लगभग 1.5 साल से थोड़ा कम। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, अब देखिए किस तरीके से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी होगा उस समय, जैसे बोबड़े जी हैं, तो वो जो है दूसरे सुप्रीम कोर्ट जज में से किसी को जो है अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जो प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, और दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है। और जहाँ तक सीजीआई की बात है, तो सीजीआई ही जो अभी होंगे वो रिकमेंड करते हैं कि उनका अगला जो उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक। और व्यवहारिक रूप से यह देखा गया कि 1970 के दशक से अधिक्रमण विवाद के बाद सब सुपर सेशन कंट्रोवर्सी, उसमें देखो 1970 में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे एच.आर. खन्ना जी थे एक, और ये थोड़ा कहानी बता देता हूँ। एच.आर. खन्ना जी थे, तो उन्होंने क्या था कि इंदिरा गांधी जी जो भी इलेक्शन, जो भी केसेस को कई सारी लड़ रही थी, तो उसमें एच.आर. खन्ना जी ने जो है काफ़ी इनके जो है विपरीत, जो इनकी आशा के विपरीत जो है जजमेंट दिए। भाई सुप्रीम कोर्ट तो एक निष्पक्ष संस्था है ना, संवैधानिक संस्था, तो वो अपने जैसा जो सही होगा वो देंगे।
तो इन्होंने क्या किया कि ये थे सीनियर मोस्ट, इनको आगे बनना था सीजीआई, एचआर खन्ना जी को, लेकिन इनके बाद के बाद वाला जो बंदा था उसको उठा के बना दिया गया था। इसी को बोलते हैं अधिकरण विवाद, यानी कि सुपर सेशन। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक नई प्रथा चलाई गई कि यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है ये रिकमेंडेशन पीएम को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक, सीनियरिटी जो है अब अच्छे से लागू होने लग गई है ये 70 के बाद से। और यूनियन लॉ मिनिस्टर जो होते हैं ये पीएम को बोलते हैं और पीएम प्रेसिडेंट को बोलता है, यानी कि मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं कि इनको या फला को जो भी है XYZ को सीजीआई बना दिया जाए अगला। आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 1 जो है भारतीय संविधान को, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक, में कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, होगा, जिसके सर्वोच्च न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जो क्लोजेस्ट मेंशन इलेक्शन अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है वो आर्टिकल 126 में है, जो कि ऑफ एन एक्टिंग सीजीआई। ठीक है ना, सीजीआई के संबंधित जो भी इनका अपॉइंटमेंट होना है, नियुक्ति होनी है, उसका रिलेटेड जो है किस में दे रखा है, आर्टिकल नंबर 126 में, अनुच्छेद 126 में। कोलेजियम सिस्टम क्या है? ये कोलेजियम सिस्टम जजेस का, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना इन्वेंशन है, कहीं भी संविधान में इसके बारे में नहीं दे रखा है। ठीक, और इसमें यही है कि जो जजेस हैं आपका सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। बस इतना लिखा है संविधान में। कोलेजियम सिस्टम होगा, वो लोग खुद अपना जो है वो करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक, और जब ये कंसल्टेशन की बात करता है संविधान कि प्रेसिडेंट जब हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे तब कंसल्टेशन करेंगे, ठीक, सीनियर मोस्ट जजेस से। और हैंस देयर वाज ए परसेप्शन दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज अंडर थ्रेट। तो इसकी वजह से देखा जाता था कि जुडिशरी के जो इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है, वो खतरे में है। ठीक, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है अपने हिसाब से काम वाम करता था, ये वाली चीज़ है। ठीक, तो बाद में फिर कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद ही अपने जो है जो भी नियुक्ति कराते हैं उसमें काफ़ी उनका खुद का ही वो रहता है। ठीक, सिस्टम। और लूप होल जो है कई सारे हैं, खामियां हैं आपके कोलेजियम सिस्टम में भी, और मैनी हैव फॉल्टेड द सिस्टम। कई लोग, मतलब कई बार ऐसा हुआ है, कई लोगों ने इस प्रणाली को अनेक खामियां गिनाई हैं। एक मत यह है कि इस प्रणाली के गठन और कार्यशैली पर संविधान निर्माताओं द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने सोचा ही था कि कोलिजन सिस्टम टाइप का कुछ आएगा, और इसमें जो है अस्पष्टता और पारदर्शिता बहुत कम है, और ज़्यादातर देखा है भाई भतीजावाद भी इसमें जो है देखा गया है। और एक अटेम्प्ट किया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक, उसमें क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब इसमें क्या था एनजेएसी में कि सरकार के भी लोग थे और सीजीआई के, सुप्रीम कोर्ट के भी लोग थे, दोनों मिलके जो है अपॉइंटमेंट करते थे। तो और ऐसा आपने देखा भी होगा, आर्टिकल नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी यानी कि मंत्रिपरिषद फ्रॉम बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यही सब कहते हुए और फिर इन्होंने ये कहा केस में कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये इंडिपेंडेंस जो सुप्रीम कोर्ट का है, जुडिशरी का है, उसको खंडित करता है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जो जुडिशरी है वो एक मूल अधिकार है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए उसको चेंज नहीं किया जाता है और किया जाता है, इसलिए जो है एनजेएसी वाली जो चीज़ बनी थी उसको ख़त्म कर दिया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं एलाइड वाले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल और संबद्ध पेशेवर आयोग विधेयक लाया गया है, लोकसभा में लाया गया है और राज्यसभा में पास हो गया था 16 मार्च को। इसका यही मतलब है कि ये विनियमित करेंगे एलाइड हेल्थ सेक्टर को, उसमें ट्रेनिंग कैसे होगी, क्या गुणवत्ता चाहिए, कैसे क्या है, सब देखेंगे। बिल ये कह रहा है, मतलब जो ये कानून बनेगा आगे आके, कि एक ऐसा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए 50 कैटेगरी का ऑफ एलाइड हेल्थ केयर एंड ट्राई टू शिफ्ट द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट फ्रॉम डॉक्टर सेंट्रिक टू टीम सेंट्रिक। जैसे अभी आपने देखा कई कई बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल हैं वो किसी एक डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं, भले ही वहाँ पे पूरी टीम असली काम टीम कर रही है,
लेकिन जो है नाम किसका चलता है, एक डॉक्टर का। वैसे ही बड़ी बड़ी संस्थान है तो उसमें क्या होता है कि नाम एक का चल रहा है लेकिन असल में काम जो है टीम कर रही है। तो यहाँ पे ये एक मतलब ये है कि, और वैसे भी इतने लोग को कैटर करने के लिए क्या एक आदमी कर सकता है काम, नहीं कर सकता। ठीक। तो डॉक्टर की जगह जो है टीम सेंट्रिक काम हो, ये बात है इसमें। अब इसमें देखिए, जो चेयरमैन चुना जाएगा वो वाइस चेयरमैन होगा, वो 2 साल के लिए चुना जाएगा और उसका री नॉमिनेशन हो सकता है। ठीक है, भविष्य, और वो भी 2 टर्म्स के लिए। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 3 टर्म हो गए। एक व्यक्ति जो है 2 साल के लिए होगा और फिर रीनॉमिनेट 2 बार और हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका भी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व होगा कमीशन में। 12 सीट होंगी और उनके लिए रखी जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और स्टेट लेवल के कमीशन भी बनाए जाएंगे, उसको भी इसमें बिल में रखा गया है। जी, सिग्निफिकेंस क्या है, इस महत्व क्या है इस विधेयक का। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करना और पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसरों को, वो तो खैर हर बिल में जोड़ा जाता है कि रोजगार मिलेगा, बट ग्राउंड रियलिटी आपको पता ही है। इस विधेयक का उद्देश्य एक सांविधिक निकाय या आयोग स्थापित करना है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर कमीशन, जो कि पॉलिसी, नीतियां, मानक विनियमित करेगा कि प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होगा, क्या गुणवत्ता होगी एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस की। ठीक। और उसके अलावा जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विस होगा अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन XYZ और दूसरा ABC। इसमें जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें बिल्कुल अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं, हर जगह यूनिफॉर्मिटी हो, ये भी बात है। पैरामेडिक जो होते हैं आपके और एलाइड हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इस बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर के बराबर है लगभग। ठीक। और जो ग्रुप है आपका एलाइड प्रोफेशनल का, वो बहुत बड़ा है। और बिल ये चाह रहा है कि उनके जो उनको जो फील्ड है इनकी, उनको जो है अपना कार्य करना चाहिए गरिमा के साथ में, और जो मतलब इसलिए हमें रेगुलेशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा सरकार सोचती है, बिल ला रही है इसीलिए। ठीक। स्वास्थ्य देखभाल और संबद्ध पेशेवरों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। देखो, एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है वर्कर्स की। ये डायग्नोसिस यानी कि निदान, इवैल्यूएशन, ठीक है ना, मूल्यांकन, उपचार के लिए संलग्न स्वास्थ्य कार्मिकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस तरह के पेशेवर लोग रोगी की स्थिति और प्रतिक्रियाओं के को अनुकूलित करते हैं और समग्र रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन, कल्याण और रोगों के प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए कभी भी कार्य करते हैं। मतलब मेन चीज़ यही है, जो हेल्पिंग स्टाफ है उसकी बात करी जा रही है। ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है, CBSE ने जो है एक मूल्यांकन रूपरेखा तैयार करी है, यानी कि असेसमेंट फ्रेमवर्क। और इन्होंने किसके साथ मिलकर करी है, ब्रिटिश काउंसिल के साथ। कौन से क्लास के लिए की है, 6 से 10 के लिए। ठीक। CBSE ने किया है, 6 से 10 तक के बच्चों के लिए किया है। ब्रिटिश काउंसिल के साथ किया है, कौन से मैथ्स, कौन से सब्जेक्ट के लिए, आपका अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, यानी कि इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। ठीक, ऐसे याद हो गया। CBSE क्लास 6 से 10, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, और ब्रिटिश काउंसिल के साथ। अब इसको किसने लॉन्च किया है, अपने पोखरियाल जी जो है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। आपका 24 मार्च को किया गया है। ब्रिटिश एजेंसियां जो है वो CBSE के साथ काम कर रहे हैं इंडियन स्कूल में, और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आंकलन आधारित दृष्टिकोण, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोचेस कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द असेसमेंट सिस्टम। ठीक, मतलब यह है कि मूल्यांकन प्रणाली में किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है। ठीक, कॉम्पिटेंसी मतलब कोई कार्य करने के लिए आपको नॉलेज, स्किल्स ये सब होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। तो ये दृष्टिकोण रखा जाएगा और फिर उनको इंटीग्रेट किया जाएगा असेसमेंट सिस्टम में। फिर चेक करेंगे कि हाँ भैया सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दे हैव डेवलप्ड मटेरियल टू ट्रेन। अब टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है नए स्टाइल के हिसाब से, और उसके बाद उनकी कैपेसिटी रखो, उनकी वर्कशॉप कराओ, 40 असेसमेंट डिज़ाइनर बुलाओ। ठीक, टीचर्स पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। 180 मास्टर टेस्ट आइटम डिज़ाइनर यूनिसार्ड, ये मतलब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन जैसे होते हैं। ठीक, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्या है, टीचर विल बी ट्रेन टू क्रिएट क्वेश्चन बनाएगा ये टीचर। और उसके बाद जो है असेसमेंट मेथड देखा जाएगा। ये टेस्ट करेगा एक्चुअल कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टूडेंट इन दीज सब्जेक्ट रादर देन देयर एबिलिटी टू, मतलब ये रटंत विद्या नहीं, मतलब किस तरीके से आपकी वाकई में आपको समझ में आ रहा है और आपसे ज़्यादा टाइम तक रहेगा और आप उसका
जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ भी कर पाओ। ठीक, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है, एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अलाइंड द टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है उसकी तरफ, मतलब इसका या मूल्यांकन में एक वैश्विक मानक प्राप्त करने के भारतीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के साथ संबद्ध है। ठीक, और अचीव करेगा स्टैंडर्ड इन असेसमेंट। इसका पहले फेज़ में फ्रेमवर्क जो किया गया, ये इसमें केवी और एनवी जो है लगाए गए हैं, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई स्कूल चंडीगढ़ में और प्राइवेट स्कूल्स में, कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल्स में 2024 तक ये कहा जा रहा है कि इट विल रोल आउट 25,000 सीबीएसई स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री विद 1.32 लाख टीचर्स एंड 2 करोड़ स्टूडेंट्स। ठीक, 25,000 सीबीएसई स्कूल को रोल आउट करेगा, ये बहुत बड़ी संख्या है। विद ए व्हाट इज़ द एम ऑफ द फ्रेमवर्क? इसका एम यही है कि भैया जो नई आपकी शैक्षिक नीति आई है, शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अंतर्गत काम करना है, सिग्निफिकेंट शिफ्ट करना है एजुकेशन सिस्टम में, ताकि जो स्टूडेंट्स को 21वीं सदी के लिए तैयार किया जा सके। सीबीएसई एक राष्ट्रीय लेवल की जो है बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, पब्लिक प्राइवेट दोनों ही इसमें स्कूल्स आते हैं, कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1962 में बनी थी। एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि पहला एजुकेशन बोर्ड था टू बी सेटअप इंडिया वॉज द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इन 1921 विच वॉज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ राजपूताना सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर। जो पहला एजुकेशन बोर्ड बना था उसके बारे में ये जानकारी है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खेलो इंडिया योजना का विस्तार। अब ये 2025-26 तक हो गई है, ऐसा किसने बताया? किरण रिजिजू जी ने बताया, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये भी बताया है कि भैया एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी को जो है हमने मेमोरेंडम दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ताकि जो है एक्सटेंशन कंटिन्यूएशन हो सके खेलो इंडिया का 2025-26 तक। ठीक, काफ़ी अच्छा पैसा जो है इसमें आवंटित किया गया है न्यू खेलो इंडिया स्कीम के लिए 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, और ईएफसी मेमोरेंडम फर्निश किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा के लिए। ठीक, और इसके बाद ये जो अमाउंट है 657, ये इस साल के बजट एस्टिमेट भी दिया गया है 2021-22 में खेलो इंडिया स्कीम के लिए। खेलो इंडिया स्कीम है क्या? ये लॉन्च करी थी इंडियन गवर्नमेंट ने। इसका उद्देश्य यह था कि स्पोर्टिंग कल्चर, मतलब लोग खेल कूद का भी पे भी ध्यान दें, इसको बढ़ावा देने के लिए जो किया गया था 2018 में चालू किया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसने अपना रोल अदा किया है ग्रास रूट डेवलपमेंट में ऑफ सेवरल स्पोर्ट्स ओवर द ईयर। सिर्फ इसमें ये क्रिकेट और ये सब नहीं है, कई सारे स्पोर्ट्स में, मतलब ज़मीनी स्तर पे बच्चों की जो है मदद करी गई है, स्पोर्ट्स उनके अंदर एक एक्यूमेन जगाने के लिए, और मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें। पहला एडिशन जो है दिल्ली में हुआ 2018 में, दूसरा तीसरा जो है पुणे और आसाम में हुआ। ठीक, थर्ड मतलब आसाम में हुआ। चौथा एडिशन जो है पंचकुला हरियाणा में होगा, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स के बाद। पहला जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था वो गुलमर्ग लेह में हुआ था। ठीक, इसमें कई सारी चीज़ें, खेलो इंडिया है तो उसमें वीमेन भी होगी, दिव्यांग भी होंगे, पीस और डेवलपमेंट भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल ये भी है। सोल्यूशन में आप लोग लिख सकते हैं, मैं इसमें भी प्रमोशन होगा, रूरल और इंडिजिनस ट्राइबल गेम्स को भी रखा जाएगा, गिल्ली डंडा ये सब भी होगा इसमें, मुझे लगता है। ठीक, अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है डबल म्यूटेंट वायरस वेरिएंट फाउंड। अब ये यूनिक है और इसमें कोरोना वायरस का जो डबल म्यूटेशन हुआ है इसमें, विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन हैज़ बीन फाउंड इन इंडिया। अब ऐसा म्यूटेशन हुआ है इंडिया में, पाया गया डबल म्यूटेशन। अच्छा, ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो होता है, अनुक्रमण जो होता है ऑफ ए सेक्शन ऑफ वायरस सैंपल बाय ए कंसोर्टियम ऑफ 10 लेबोरेटरीज अक्रॉस इंडिया कॉल्ड द इंसाकॉग। ठीक, इंसाकॉग जो है, इसको इसने बोला है वायरस की जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, जो आपने ये देखा होगा ना, इसमें ऐसे करके जो होता है, तो इसमें जो भी सीक्वेंसिंग हो रही है वायरस के इसके लिए 10 जो है लेबोरेटरी, जिसका नाम है इंसाकॉग। ठीक, इंडियन सार्स कोविड 2 COV2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स। ठीक है, ये मतलब लेबोरेटरीज हैं अलग अलग, ये सब चेक करते हैं, और उन्होंने बताया कि 2 म्यूटेशन हुए हैं, E484Q और L552R। ठीक, और इसके अलावा जो इन एटलीस्ट 200 वायरस सैंपल जो है महाराष्ट्र से एज वेल एज दिल्ली, पंजाब, गुजरात से पाए गए हैं, लिए गए हैं। ठीक है, कंसर्न यही है कि म्यूटेशन जो होता है वायरस में वो सरप्राइजिंग तो नहीं है, बट कुछ ऐसे म्यूटेशंस हो जाए
जो वैक्सीन को जो है प्रभावशाली ख़त्म कर दे उसका प्रभाव, तो वो तो यार गड़बड़ है ना। ठीक, एक मतलब वैसे तो सरप्राइजिंग नहीं है कि इसमें म्यूटेशन हो किसी वायरस में, लेकिन स्पेसिफिक म्यूटेशन ऐसा कुछ हो जाए जो हेल्प करे वायरस को जो है पनपने के लिए, और वैक्सीन को जो है का असर उन पर ना हो, इम्यूनिटी सिस्टम का भी असर उनके ऊपर ना हो, और स्पाइक इन केसेस, तो मतलब इससे जो है डिजीज सिविरिटी बढ़ेगी, कॉज ऑफ कंसर्न बढ़ेगा। ठीक, कई सारे वेरिएंट हैं कई अलग अलग जगह पे, ऐसे यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका वेरिएंट है, वैसे ही ब्राज़ील का वेरिएंट है। म्यूटेशन जो है ये कई सारे नाम दिए हुए हैं, देखिए 501 आपका ये अभी ढूंढा गया है, ये अभी ढूंढा गया है। ठीक, अब देखिए वेरिएंट जो है इंडिया में यूके, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये तीनों ही हैं, और ये घूम रहे हैं हमारे भारतीय जनसंख्या में। और लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना वायरस को भी जो है कॉन्स्टेंटली ये म्यूटेट करता रहता है। मैंने आपको बताया भी, आरएनए वाले ज़्यादा आसानी से म्यूटेट करते हैं। ठीक, और जो है सम चेंजेस अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर में करते रहते हैं हर रेप्लिकेशन साइकिल के अनुसार। म्यूटेशन क्या होता है बायोलॉजी में? म्यूटेशन अगर देखा जाए तो ये एक ऑल्टरेशन होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीनोम में। इतना ध्यान रखो, ये कुछ ना कुछ जो है बदलाव किया जाता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीनोम में, किसी ऑर्गेनिज्म, वायरस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के द्वारा के अंतर्गत। ठीक, ये वाला न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है इसको कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाएगा। तो वायरल जीनोम जो कंटेन, अब क्या क्या कंटेन करता है? डीएनए और आरएनए करता है कंटेन। ठीक, म्यूटेशन ये होता है कि मतलब कुछ ना कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? ये मतलब आपका जो है विश्लेषण करता है कि वायरस का सैंपल लेने के बाद फिर किससे डायग्नोस्टिक, जो भी मतलब जिन्होंने भी आके अपना डायग्नोस कराया पेशेंट का, और फिर उसको उससे निकाल लेंगे वायरस को, और फिर उसको कंपेयर करेंगे अदर केसेस से। द जेनेटिक कोड ऑफ द वायरस वर्क्स लाइक एन इंस्ट्रूमेंट मैनुअल। ठीक, तो जो जेनेटिक कोड होता है वो एक वायरस का, वो इस तरीके से जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है कि कैसे कैसे हमें क्या क्या काम करना है। ठीक, और इंडियन साकॉग, इंसाकॉग जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन सार्स CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जिनोमिक्स। ये मल्टी लैब, बहुत सारी जो है इसमें लैब्स बनी हुई हैं, मल्टी एजेंसी है, पैन इंडिया नेटवर्क है। ये मॉनिटर करते हैं जेनोमिक वेरिएशंस जो भी सार्स CoV-2 के अंतर्गत हो रहे हैं, और ये हेल्प भी करता है अंडरस्टैंड करने में कैसे वायरस कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे विकसित हो रहा है, ये सारी चीज़ आने पे। अब देखिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो डाली गई है। कई सारी टाइप की जो है वैक्सीन्स हैं, उसमें से देखिए आरएनए होती है। आरएनए एक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो ये सेल को ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन तुम्हें बनाना है, बच्चे समझे? तो ये mRNA बताता है। अब mRNA जो है इस वाले वैक्सीन अगर इसकी बनाए हम, तो ये कोडेड टू टेल द सेल टू रिक्रिएट द स्पाइक प्रोटीन। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो है ये कई सारे स्पाइक्स निकले हुए हैं कांटे कांटे से इस वाले कोविड-19 के वायरस पर, तो उसी को जो है उसी के संबंधित जो है आरएनए वाला ये यहाँ पे बना है। मतलब जो वैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन ही बनाती है कि फिर से उसको बनाओ। डीएनए जो है वैक्सीन, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो दैट अगेन आर कोडेड विद एंटीजन अगेंस्ट विच द इम्यून रिस्पॉन्स इज टू बी बिल्ट। अब डीएनए वाला जो आ गया, अब जेनेटिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बताया था उसके अंतर्गत जो है जाके इन्होंने कुछ चेंज कर दिया और उसको ऐसा कोडिंग कर दिया कि एंटीजन बनने लगे। एंटीजन मैंने आप लोग पहले बताया क्या होता है? एंटीबॉडी जनरेटर। और जब ये शरीर के अंदर जाता है तो जो है फिर बी सेल और टी सेल जो है अपना जागृत हो जाते हैं, एंटीबॉडी जागृत हो जाती हैं, तो फिर इसको ये क्योंकि कमज़ोर टाइप का होता है तो इसको तो ख़त्म कर लेती हैं और फिर अपने दिमाग में रख लेती हैं, अच्छा ये इस टाइप का फला आदमी आया तो अगली बार इसको और पटक के पीटेंगे। तो जैसे अगली बार मान लीजिए ये वायरस फिर से आया तो ये और तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा से जो है इसको निस्तानाबूद कर देते हैं। ये वाली बात है। प्रोटीन सब यूनिट, ये वैक्सीन इस तरीके की वैक्सीन होती है, ये वायरस के पार्ट को यूजर पार्ट ऑफ द वायरस टू बिल्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, वायरस के ये पार्ट को अपने आपके शरीर के अंदर डालेंगे और फिर उसके बाद जो है आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है प्रतिरक्षात्मक जो प्रतिक्रिया है वो होगी और जो है वायरस को ख़त्म कर लेगी। ठीक, इन दिस केस द पार्ट ऑफ द वायरस बीइंग टारगेटेड वुड बी द स्पाइक प्रोटीन। अब कोविड के केस में तो स्पाइक प्रोटीन को ही रखेंगे। स्पाइक प्रोटीन, ये जो कांटे हैं ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी वजह से जो है स्किन के अंदर ये चला जाता है और वहाँ जाके फिर तेज़ी से रेप्लिकेट होता है। और देखिए ये है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, मतलब अपने आप को जो है डबल नहीं कर रहा है। तो ये एक वीकेंड जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन होता है डिफरेंट वायरस का,
अब वायरस है, इसमें कुछ चेंजेस कर दिया कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, ठीक। और इसके अलावा जो है कई बहुत उसको कमज़ोर कर दिया है, बिल्कुल मरगिल्ला टाइप का, ठीक है। और उसको जो है फिर आपके बॉडी में डाला जाएगा और फिर अपने आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको ख़त्म करेगी, ठीक। तो वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस टू कैरी द कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन। तो ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर होता है। इसके बाद इनएक्टिवेटेड, तो आपको पता ही है कि जो ये ऐसी वैक्सीन होती हैं कि जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी मतलब कोविड-19 वायरस से संबंधित जो चीज़ें होंगी, वो उनको जो है यहाँ पे वायरस को किल कर दिया जाएगा और वो मतलब ऐसा बना दिया है कि वो आपका रेप्लिकेट या इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अपने आप को डबल करने लगा। और इसके साथ ही हमारा अगला सेक्शन आ गया, इसका नाम है कॉमन आईएसपीसी। इसमें हम सिर्फ पढ़ते ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, अभी ये जो है आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जैसे इंडिया में फिक्की है, ठीक, वैसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसका है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अब देखो, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर आप वैसे सुनोगे तो आप कंफ्यूज होगे, लेकिन यहाँ पे पूरा दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत पूछा क्या गया है, गलत पूछा गया है, ठीक। जर्मनी ने इससे टॉप किया, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे यूके होना चाहिए था, यूके ने इसको टॉप किया है। और जो है इसके बाद जो है जर्मनी आता है, जर्मनी के बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है। ऐसे करना करके होना चाहिए था, जर्मनी दो बार नहीं होगा, तो ये वाला फिर भी कुछ भी है तो ये गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। इंडिया का रैंकिंग जो है वो 40th हो गई है रिसेंटली इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, यानी कि बौद्धिक संपदा जो आपका सूचकांक है उसमें इंडिया की रैंकिंग 40 हो चली है, देखने वाली बात है। तो देखिए, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले जो भैया यूएस वाले ही करवा रहे हैं, तो यूएस के पास जो है बौद्धिक संपदा सबसे ज़्यादा है, और यूके हो गया, फिर जर्मनी, फ्रांस और जापान, ठीक। ये टॉप 5 इकोनॉमीज़ हैं जो कि इंडेक्स 2021 को दर्शाती हैं। इंडिया का स्कोर 38.4 रहा, यानी 38.4। 100 में से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो इस तरीके के अधिकार होते हैं जो कि किसी पर्सन को दिए जाते हैं जिसने अपने जो है दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कुछ गुड्स या सर्विसेज बनाई हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रिएशन ऑफ द माइंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, क्रिएशन ऑफ द माइंड है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ट्यूलिप गार्डन से संबंधित। ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, क्या ऐसा है, बताइए सही है कि गलत है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 74 एकड़ में है, एशिया का सबसे बड़ा ऐसा कहा जा रहा है। और ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में ये हमारा लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, ठीक। क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है। अगला स्टेटमेंट है गार्डन इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज, ठीक, जबरवान पर्वत श्रेणी की तलहटी में स्थित है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, सही पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी सही है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो है, ये इसको टुलिप गार्डन को ये इंदिरा गांधी के द्वारा भी बोला जाता है, नाम से भी जोड़ के बोला जाता है। और साथ ही साथ 74 एकड़ में फैला हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा है। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर से जो है इसको देखा गया है, ठीक, ये टुलिप गार्डन। और इसकी रही ये फ़ोटो, ठीक। तो इसी के साथ रंग बिरंगी फ़ोटो के साथ जो है आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोग हमारे पेड ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, वन स्टॉप डेस्टिनेशन पाना चाहते हैं, तो 8564880530 9696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो कल आप लोग से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।